कहानी की शुरुआत में चेंग्यू बता रही थी कि वांगचुआन ग्रुप के प्रेसिडेंट जिन ने मुझे मेरी कंपनी को लेकर धमकी दी कि अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं मानी तो वो मेरी कंपनी होंगे ग्रुप को बर्बाद कर देगा। फिर उसने मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली, मुझे पिंजरे में कैद कर दिया, मानो जैसे मैं उसकी कोई पालतू हूँ। वो मुझे अपने इशारों पर नचाता रहा, पर अब बस बहुत हुआ। मैंने ठान लिया कि मैं धीरे धीरे करके उसके इस पिंजरे से आज़ाद हो जाऊंगी। यहाँ पर हमें कैनरी बर्ड को दिखाया जाता है जो कि फीमेल लीड चेंग्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था। आगे उसका असिस्टेंट आकर उसे कह रहा था कि तुम आज रात क्लब नहीं जाओगी। अगर तुम वहाँ गई और तुमने अपने बॉयफ्रेंड जिन को भड़का दिया तो ये हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं, वो हमें फंड नहीं देगा। चेंग्यू कहती है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। कि तभी ही असिस्टेंट उसके गले पर निशान देख लेता है। वो समझ गया था कि ये पक्का प्रेसिडेंट जिन ने ही इसे मारा होगा। वो कहता है कि मुझे उस प्रेसिडेंट जिन से बहुत ही ज्यादा नफरत है, लेकिन हमारी कंपनी होंगे ग्रुप का भविष्य उसके ऊपर ही टिका हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि प्लीज तुम क्लब मत जाओ। लेकिन वो अपने असिस्टेंट की बात ना मानकर क्लब आती है, जहाँ पर उसका ध्यान ज़ेंग नाम के लड़के पर पड़ता है जो कि इस कहानी का मेल लीड था। ज़ेंग दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। चेंग्यू को यहाँ पर ऐसा लगता है कि ज़ेंग शायद क्लब में एज अ होस्ट काम करता होगा, इसलिए वो उसे पूछती है कि क्या आज रात तुम मुझे सर्व करोगे। वो बदले में उसे पैसे देने की बात करती है कि ज़ेंग मान गया था। आगे वो उसे अपने घर लेकर आई थी एंड आगे का आप लोग खुद ही समझ लो। वहीं पर प्रेसिडेंट जिन अपनी फियोंसे लिन के साथ था। वो उसे पूछ रही थी कि मुझ पर ये ड्रेस कैसी लग रही है, क्या कल अपनी सगाई पर मैं इसे पहन सकती हूँ। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अगली लग रही हो। कि वो कहती है कि कोई नहीं, मैं दूसरी ड्रेस ट्राई करके आती हूँ। प्रेसिडेंट जिन यहाँ पर काफी अनइंटरेस्टेड नजर आ रहा था। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसने जो रेड ड्रेस पहनी थी तुम उसे चेंग्यू को सेंड कर दो। असिस्टेंट बताता है कि अभी चेंग्यू क्लब गई है। जिन कहता है कि उसे जहाँ जाना है जाए, इस पूरे शहर में कोई भी मेरी वुमन को टच नहीं कर सकता। वो कहता है कि पर चेंग्यू अपने घर पर किसी लड़के को लेकर आई है। ये जानकर वो जल्दी से भागकर चेंग्यू के घर के लिए निकलता है। ये दोनों अभी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद वाइन पी ही रहे थे कि वहाँ पर प्रेसिडेंट जिन आ जाता है। ज़ेंग कहता है कि छोटे, तुम्हें देखे हुए काफी लंबा टाइम हो गया। ये सुनकर उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये दोनों ही एक दूसरे के सौतेले भाई हैं। प्रेसिडेंट जिन कहता है कि हाँ 20 साल, लगता है कि इन 20 सालों में तुमने काफ़ी सफ़र किया, इसीलिए अभी क्लब जाकर एज अ होस्ट तुम काम कर रहे हो। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जू फैमिली का वारिस अब मैं हूँ। तुम्हारी जू फैमिली में कोई जगह नहीं। कि ज़ेंग कहता है कि क्या उस बुढ़े ने अपनी विल सुनाई, तुम तो पहले से ही उछलने लगे। क्या ये लड़की तुम्हारी होने वाली वाइफ है? अगर तुम में सचमुच में कोई बात होती तो अभी ये लड़की मेरे साथ नहीं सोती। इतना कहकर वो यहाँ से जा रहा था। जाते जाते कहता है कि वैसे भाभी, आपको मेरी जब भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, और आज के लिए थैंक यू, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। प्रेसिडेंट जिन उसे पूछता है कि बताओ तुमने उसके साथ क्या किया। कि वो कहती है कि सब कुछ, जिस भी चीज़ से तुम्हें नफरत थी मैंने वो सब कुछ उसके साथ किया। प्रेसिडेंट जिन कहता है कि हमें रिलेशन में आए 3 साल हो गए, पर तुम तो अभी भी बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो, तुम्हें तो सबक सिखाना होगा। इतना कहकर वो अपनी बेल्ट निकालता है। फिर कहानी हमें 3 साल पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर चेंग्यू की जो कंपनी थी होंगे ग्रुप, वो बहुत ही ज़्यादा घाटे में जा रही थी, इसीलिए वो वांगचुआन ग्रुप में प्रेसिडेंट जिन के पास मदद मांगने आई थी। पहले तो जिन उसकी मदद करने का नाटक करता रहा, पर बाद में वो उस पर अपना हक जमाने लगा। जिन ने चेंग्यू से कहा कि तुम्हें मेरे मुताबिक चलना होगा, वरना तुम्हारी कंपनी को मैं बर्बाद कर दूंगा। वो उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करता था। चेंग्यू ने उसे बचने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश भी की, मगर वो हर बार उसे पकड़ लेता था। उसने उसे कहा कि तुम मुझसे बचकर कहीं भाग नहीं सकती। जहाँ तक तुम्हारी कंपनी होंगे ग्रुप की बात है तो मैं उसे खरीद कर उसे अपने हाथों से बर्बाद करना चाहता हूँ। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर बैकग्राउंड से बेल्ट मारने की आवाजें आ रही थी। अगले दिन ज़ेंग अपने किसी
फ्रेंड से बात कर रहा था, जहाँ पर वो उसे कह रहा था कि तुम जिनके भाई हो, ये जानकर मुझे नहीं लगता कि चेंग्यू तुम्हारी मदद करेगी। जैंग कहता है कि कल मैंने ये बात नोटिस की कि उन दोनों के रिलेशन में कुछ भी ठीक से नहीं जा रहा, तो मुझे लगता है कि चेंग्यू मेरे पास ज़रूर आएगी। मुझे जो चाहिए उसको हासिल करने के लिए मुझे चेंग्यू की मदद लेनी ही होगी। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उस लड़की को अपने प्यार में कैसे गिराऊं। वहीं जिन अपने ऑफिस में था और उसके ऑफिस में ये कैनरी बर्ड था। वो कहता है कि चेंग्यू, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे भाई का यूज़ किया ताकि तुम मुझे जेलस फील करा सको। कल मेरी लिन के साथ सगाई है, उस दिन मैं सभी लोगों को बताऊंगा कि तुम अभी भी मेरी कैनरी हो, यानी कि तुम अभी भी मेरी पालतू हो, मेरे कंट्रोल में हो। आगे वो अपनी सगाई की सेरेमनी में चेंग्यू के साथ आया था, जिसको देखकर सभी लोग ये बातें करने लगते हैं कि ये लड़की इतने अच्छे कपड़े पहनकर क्यों आई है। क्या ये अपने आप को प्रेसिडेंट जिन की वाइफ समझती है या फिर ये लिन से बहुत ही ज़्यादा छलती है। अभी चेंग्यू ने उसी ड्रेस को पहना था जिसको लिन कल ट्राई करके दिखा रही थी। आगे प्रेसिडेंट जिन अपनी फियांसे लिन के साथ अपने फादर से मिलने गया था, जहाँ पर प्रेसिडेंट जिन के फादर मिस्टर जू से कह रहे थे कि शादी के बाद तुम दोनों वांगचुआन ग्रुप को संभालना और हमारी इस कंपनी को बहुत ही ज्यादा आगे लेकर जाना। इस पार्टी में तो असिस्टेंट भी आया था। वो कहता है कि आपने ये ब्लैक ड्रेस मंगाई थी ना, तो मैं इसे लेकर आ गया हूँ। आगे वो वॉशरूम में जाकर इस ड्रेस को पहन ही रही थी कि वहाँ पर जैंग आ जाता है। वो कहती है कि तुम यहाँ लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हो। जैंग कहता है कि वो तुम हो जो कि गलत वॉशरूम में आ गई हो। इतना कहकर वो उसकी जिप बंद करने में उसकी मदद करता है कि तभी ही वो उसकी बॉडी पर बेल्ट मारने के निशान को देखकर कहता है कि क्या ये सब मेरे भाई ने किया। वो कहती है कि लगता है कि तुम अपने भाई से काफ़ी सालों तक दूर रहे, इसलिए तुम्हें उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ पता नहीं। कि वो कहता है कि मैंने लोगों से सुना कि तुम उसकी सीक्रेट लवर हो। कि वो कहती है कि क्या कहा सीक्रेट लवर और मैं। वो सोचती है कि मैं तो उसकी पालतू हूँ जिसको वो बिल्कुल जंगली जानवर की तरह ट्रीट करता है। पर फिर वो सोचती है कि अभी इन दोनों भाइयों के बीच में जायदाद को लेकर झगड़ा चल रहा है, तो मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए और जैंग की मदद से जिन से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। जिन अभी चेंग्यू को उसी तरफ ढूंढते हुए आ रहा था कि वो कहती है कि प्लीज तुम मेरी मदद करो। कि वो उसे किस करने का नाटक करने लगता है। प्रेसिडेंट जिन उसे इस तरह से देखकर वहाँ से चला गया था। ये दोनों लिन के पेरेंट्स है। अभी मिस्टर जू इन दोनों से बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर जैंग आ जाता है। मिस्टर जू कहते हैं कि ये मेरा बड़ा बेटा जैंग है जो कि काफ़ी सालों से अब्रॉड में था। फिर वो जैंग से कहते हैं कि अब जबकि तुम वापस आ गए हो तो अपने भाई की कंपनी संभालने में मदद करना। जैंग कहता है कि भाई और भाभी शादी के बाद कंपनी को संभाल ही लेंगे, आप मुझे बख्श दे, मुझे फैमिली बिजनेस को आगे ले जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आगे इन दोनों की एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू हो गई थी, जहाँ पर चेंग्यू आती है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि जैंग वॉशरूम में जिस लड़की के साथ था उसने भी बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस पहनी थी। अभी उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रिंग पहनाने के बाद जैसे ही किस करने की बारी आती कि ये तो खंभे की तरह खड़ा था, लिन को ही उसे किस करना पड़ता है। जैसे ही सेरेमनी पूरी होती है कि वो वहाँ से जा रही थी कि जिन आकर कहता है कि अभी के अभी इस ब्लैक ड्रेस को निकालो। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं लगेगा कि वॉशरूम में तुम ही मेरे बड़े भाई के साथ थी? क्या तुम्हें ये सब कुछ करते हुए कोई शर्म नहीं आती? वैसे तो तुम मेरे सामने भोली भाली बनने का नाटक करती हो, पर मेरी ही पीठ पीछे मेरे भाई के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। क्या तुमने उस दिन की मार से कुछ सीखा नहीं? चेंग्यू उसकी तरफ काफी गुस्से से घूर रही थी। वो देखता है कि ये तो उसे नहीं डर रही, कि उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है एंड कहता है कि तुम अभी के अभी इस ड्रेस को निकालो। कि तभी ही वहाँ पर जैंग आकर कहता है कि छोटे, तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो? प्रेसिडेंट जिन कहता है कि आगे से तुम मेरी चीज़ों से दूर रहना, इसके आसपास भी मत मंडराना। कि जैंग कहता है कि ये कोई चीज़ नहीं बल्कि इंसान है। इतना कहकर वो चेंग्यू को बचाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। अगले दिन मिस्टर जू उसे डांट रहे थे
कि कल तुम सेरेमनी को अधूरा छोड़कर कहाँ चले गए थे। तुम्हारी इस हरकत की वजह से सारे रिलेटिव्स ने मुझे बातें सुनाई। मेरी तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी बेइज्जती हो गई थी। ऊपर से लिन के पेरेंट्स ने मुझे बातें सुनाई, वो अलग से। फिर वो ज़ेंग से कहते हैं कि तुम अभी के अभी कंपनी जाकर अपने भाई की मदद कर रहे हो। कि वो कहता है कि मुझे कंपनी संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे पास खुद के पैसे हैं और मैं खुद के पैसों से ही कुछ करूँगा। मिस्टर जू को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया था कि ये तो मुझसे जबान लड़ाकर चला गया। अब वो ज़ेंग का गुस्सा भी छिन पर निकालते हैं। आगे प्रेसिडेंट छिन अपनी कंपनी जा रहा था कि वो असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि चेंग्यू की कंपनी होंगे ग्रुप के साथ कोई भी दूसरी कंपनी कोलैबोरेट नहीं करनी चाहिए, तुम इस बात का ध्यान रखना। फिर वो कहता है कि जब चेंग्यू को दूसरी कंपनियों से मदद नहीं मिलेगी तो उसे मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आना ही होगा। वहीं पर चेंग्यू असिस्टेंट के साथ मिलकर अलग अलग कंपनियों में कोलैबोरेशन की बात करने जा रही थी, मगर कोई भी कंपनी उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थी। असिस्टेंट कहता है कि ये सब कुछ उस सड़े हुए जिन की वजह से हो रहा है, मुझे पता है कि ये सब उसी ने ही करवाया होगा। चेंग्यू कहती है कि अब बस एक आखिरी कंपनी बची है, जरा वहाँ पर हम अपना लक आजमा कर देखते हैं। जब ये दोनों उस कंपनी में पहुँचते हैं कि ये कंपनी तो ज़ेंग के उस फ्रेंड की थी, वो यहाँ का प्रेसिडेंट था। चेंग्यू यहाँ पर ज़ेंग को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है कि उसे पता लगता है कि ये तो इस कंपनी के प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है। अभी वो अपनी कंपनी के बारे में उसे बता ही रही थी कि ज़ेंग के एक इशारे पर उसका दोस्त मान गया था कि वो उसके साथ कोलैबोरेशन करेगा। आगे डील फाइनल हो जाने के बाद वो उससे कहती है कि आज तुम्हारी ही वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया, मैं तुम्हें थैंक यू के तौर पर ड्रिंक पर लेकर जाना चाहती हूँ, तो क्या तुम आओगे? कि वो मान जाता है। आगे ये दोनों किसी क्लब में थे। वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि जिन अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करता है। वो कहती है कि मैं उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उसकी पालतू हूँ। आगे वो कुछ बोल पाती कि उसी क्लब में प्रेसिडेंट जिन आ रहा था, जिसने इन दोनों को साथ में देख लिया था। उसे इस तरफ आता देखकर चेंग्यू यहाँ से भाग जाती है। जिन ज़ेंग के पास आकर उसे पूछ रहा था कि क्या अभी अभी चेंग्यू तुम्हारे साथ थी। वो कहता है कि चेंग्यू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है, तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो। ये सुनकर जिन चेंग्यू को ढूंढने बाहर चला जाता है। यहाँ चेंग्यू उसे बचकर भाग ही रही थी कि वहाँ पर ज़ेंग आकर उसकी मदद करता है। अभी इन दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी कि मुझे अपना मकसद पूरा करने के लिए इसका सहारा लेना ही होगा। आगे इन दोनों के बीच में काम को लेकर थोड़ी बहुत बातें होती है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जिन ने चेंग्यू को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया था। जब वो वहाँ पर जाती है कि वो कहता है कि कल तुम ज़ेंग के साथ थी ना, मैंने सुना कि उसने तुम्हारी कंपनी के लिए फंडिंग दिलाने में मदद की। ज़ेंग के फ्रेंड की कंपनी के साथ तो तुमने कोलैबोरेशन कर लिया। कि वो कहती है कि तुमने तो मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए थे, वो सामने से मदद ऑफर कर रहा था तो मैंने मना नहीं किया। वो कहता है कि क्या तुम अब मेरे ही भाई के साथ मिलकर मुझे धोखा देना चाहती हो। इतना कहकर वो उसे ज़बरदस्ती किस कर रहा था कि वो जानबूझकर अपना पर्स नीचे गिराती है एंड कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है कि इस गिफ्ट को देखकर वो थोड़ा शांत हो गया था। आगे कहानी हमें जिन के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है, जहाँ पर ये वक्त उसकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था। उसके शरीर पर लगे घाव को देखकर लग रहा था कि मिस्टर जू ने आज वापस से उसे बहुत ही ज्यादा मारा है। बैकग्राउंड से उसकी आवाज़ आ रही थी कि चेंग्यू 3 साल पहले जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी तब तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट और काइंड थी। चेंग्यू उससे कहती है कि तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा चोट लगी है, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, वो लोग अभी आते ही होंगे। मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद चेंग्यू होंगे ग्रुप की वजह से वांगचुआन ग्रुप में मदद मांगने आई थी कि वो कहती है कि अरे ये तो तुम ही हो, तुम्हारे घाव अब कैसे है, क्या तुम ठीक हो गए हो। कि वो कहता है कि बताओ तुम्हें क्या काम है। चेंग्यू उसे अपने कंपनी के हालातों के बारे में बताती है कि वो मदद करने के लिए तैयार हो गया था। वो चाहते चाहते उसे ये केक देती है कि हमारी कंपनी ने ये नया लॉन्च किया है। उस दिन चेंग्यू को पता नहीं था
कि आज इसका बर्थडे है, मगर फिर भी वो इस केक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। वापस से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वो कह रहा था कि मेरी माँ ने बचपन में ही मुझे छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। मेरी माँ से शादी करने के बाद मेरे फादर हमेशा ही दूसरी औरतों के साथ मज़े करते थे, जो चीज़ मेरी माँ को पसंद नहीं आई और उसने घर छोड़ दिया। मगर घर छोड़ने के बाद वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में रही कि उसकी मौत हो गई। चेंग्यू, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जिसे मैं अपना कह सकूँ। तुम एक लौती मेरी फैमिली हो। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें अपने पास इसीलिए रखा क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा परवाह करता हूँ। मेरे फादर ने मुझे कहा कि अगर मैं लिन से शादी कर लूँ तो वांगचुआन ग्रुप वो मुझे दे देंगे। मैंने लिन से बस इसीलिए शादी की है। मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर एक बार मुझे कंपनी मिल गई फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा ही खुश रहेंगे। वो सोचती है कि अगर तुम्हें मेरी परवाह होती तो तुम इस तरह से हमेशा मुझे बेल्ट से नहीं मारते और ना ही अपने घर में मुझे इस तरह से कैद करके रखते। जैसे ही वो बेहोश होता कि वो जेंग से मिलने के लिए चली गई थी, जहाँ पर वो उससे कह रही थी कि क्या तुम्हें नहीं जानना कि मैं उसकी सारी हरकतों को क्यों टॉलरेट कर रही हूँ। होंगे ग्रुप की फाउंडर मेरी माँ थी और मैं नहीं चाहती कि वो कंपनी ऐसे ही बंद हो जाए। जब उस कंपनी का काफ़ी बुरा वक्त चल रहा था तो मैंने जिन के पास से मदद मांगी। उसने मदद तो कर दी मगर बाद में मुझे और मेरी कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया। जेंग कहता है कि जिन और मेरे फादर दोनों को ही दूसरे लोगों को कंट्रोल में रखने में काफ़ी मज़ा आता है। दोनों ही एक जैसे हैं। मेरे फादर ने मेरी माँ की कंपनी को अपने नाम कर लिया था। उसके बाद मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान रही एंड फिर एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। फिर वो उसे अपना मकसद बताता है कि मुझे अपने फादर के पास से अपनी माँ की कंपनी को अपने नाम करना है और मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। वो भी उसे बताती है कि मुझे भी जिन से पीछा छुड़ाना है। आगे ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। अगली सुबह जिन जब उठता है कि चेंग्यू वहाँ पर नहीं थी कि वो कहता है कि क्या तुम फिर से भाग गई, कि तभी ही वो किचन से बाहर निकलती है एंड कहती है कि आज मैंने तुम्हारा फेवरेट एग सैंडविच बनाया है। उसे खाते हुए जिन उसे कह रहा था कि आगे से तुम मुझे गुस्सा दिलाने वाली कोई भी हरकत मत करना। मैं भी अपने टेम्पर का ध्यान रखूंगा और तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। ये सुनकर वो बस एक स्माइल कर देती है। आगे जब वो अपने ऑफिस में था कि वहाँ पर लिन उसे मिलने आई थी। वो तो उसके साथ रोमांटिक होना चाहती थी मगर जिन उसे कोई भी भाव नहीं देता। लिन कहती है कि मुझसे शादी करने के बाद ही तुम वांगचुआन ग्रुप के मालिक बन पाओगे, इसलिए शांति से मेरे साथ कोऑपरेट करो। ये सुनने के बाद भी जिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। लिन को अब गुस्सा आ गया था। वो मिस्टर जू के पास जाकर उसकी शिकायत कर रही थी कि उसे तो बस चेंग्यू पसंद है, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं। उसे तो बस वो चेंग्यू पसंद है। अगर इसी तरह से उसका रवैया रहा तो मैं अपने फादर को सब कुछ बता दूंगी। फिर मेरे फादर आपकी कोई भी मदद नहीं करेंगे और आपकी कंपनी घाटे में चली जाएगी। मिस्टर जू से कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपने बेटे को समझा दूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो उसके काफ़ी क्लोज आ रहे थे कि वो उसके बुरे इरादों को समझ जाती है एंड जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। आगे वो किसी को कॉल करके कह रहे थे कि तुम होंगे ग्रुप में जितनी भी फंडिंग चल रही है उन सभी को तुम रुकवा दो और जिनको इसके बारे में कुछ भी पता लगना नहीं चाहिए। आगे चेंग्यू अपने पुराने घर को छोड़कर शाओशू नाम की लड़की के घर पर रहने आ गई थी। यह लड़की उसकी कॉलीग थी। शाओशू उससे कहती है कि यह रैबिट तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। कि चेंग्यू बताती है कि 20 साल पहले मुझे मेरे सेवियर ने ये दिया था, तब से ही ये रैबिट मेरे पास है। कि तभी ही जेंग का उससे कॉल आता है। वो बताती है कि मैं तुम्हारी बहन के घर में अच्छे से सेटल हो गई हूँ। तुमने पास्ट में मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की, इसलिए मैं तुम्हें डिनर ट्रीट देना चाहती हूँ। कि वो कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ, वैसे भी वो मेरी बहन का घर है। यानी कि ये जो शाओशू थी वो जेंग की छोटी बहन थी। जिन किसी बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला था, इसलिए ये लोग घर में ही हैंग आउट करने के बारे में सोचते हैं। जिन जो कि चाह ही रहा था कि मिस्टर जू का उससे कॉल आता है। वो कहते हैं कि लिन के साथ तुम अच्छे से रहना, मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट हो। जिन कहता है
कि आप तो बहुत सारी औरतों के साथ घूम चुके हो, आप तो इस चीज़ में माहिर हो, तो आप खुद ये चीज़ क्यों नहीं कर लेते? आपने इस उम्र में एक और बच्चा पैदा कर लिया तो कोई नई बात नहीं होगी। आगे ज़ेंग चंग्यू के घर पर आ गया था, जहाँ पर वो उसे बता रहा था कि अगर तुम्हें सचमुच में उसे पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अपनी कंपनी को ऑक्शन में लाना चाहिए, इससे तुम्हें काफी फायदा होगा। चंग्यू को उसका ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। कुछ दिनों के बाद जिन जब वापस से बिजनेस ट्रिप पर आता है कि उसका रूम बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सजा था और सामने लिन खड़ी थी। वो कहता है कि ये सब क्या है, कि लिन बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम चंग्यू को पसंद करते हो, पर मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ। इतना कहकर वो उसे किस करने आगे बढ़ ही रही थी कि वो कहता है कि आगे से ऐसी डिस्गस्टिंग चीज़ मेरे सामने मत करना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, अपने कपड़े पहनो और यहाँ से चलती बनो। दूसरी तरफ ज़ेंग की मदद से चंग्यू की कंपनी होंगे ग्रुप अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने लगी थी, फाइनेंशियली भी अब स्टेबल हो गई थी। वो इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा था कि वो थोड़ा डर जाती है, क्योंकि बचपन में उसकी माँ की मौत कुछ इसी तरह से हुई थी। ज़ेंग ये देखकर और भी ज्यादा तेज गाड़ी चलाता है ताकि वो उसका डर भगा सके। चंग्यू को उसके साथ अब मजा आने लगा था और जहाँ तक उसके डर की बात थी तो वो भी अब चला गया था। पहले तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इसीलिए जुड़े हुए थे क्योंकि उन दोनों को अपना अपना मकसद पूरा करना था, लेकिन एक दूसरे को जानने के बाद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मिस्टर जू जिन से कह रहे थे कि मैंने तुम्हें कहा तो था कि लिन से क्लोजनेस बढ़ाओ, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? जिन कहता है कि आपके कहने पर मैं जबरदस्ती उस लड़की के साथ शादी कर रहा हूँ, बाकी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ चंग्यू पसंद है। मिस्टर जू कहते हैं कि फिर से चंग्यू, अगर तुमने उस लड़की का नाम मेरे सामने दोबारा लिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कि वो कहता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आगे असिस्टेंट से उसे पता लगता है कि आजकल चंग्यू ज़ेंग के साथ घूमने लगी है, ज़ेंग ने उसकी कंपनी को आगे ले जाने में काफी मदद की है। वो कहता है कि चंग्यू तुम मुझे छोड़कर उस ज़ेंग के पास नहीं जा सकती, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आगे उसने होंगे ग्रुप की जितनी भी फैक्ट्री थी उन सभी का प्रोडक्शन रुकवा दिया था। चंग्यू को जब इसके बारे में पता लगता है कि वो काफी गुस्से से उसके पास आकर उसे पूछती है कि मेरी कंपनी जल्दी ही ऑक्शन में हिस्सा लेने वाली है, तो फिर तुमने मेरी कंपनी का प्रोडक्शन क्यों रुकवा दिया? वो कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहती कि ज़ेंग की माँ की मौत कैसे हुई? कि ये सुनकर वो रुक जाती है। वो कहता है कि बचपन में ज़ेंग जू फैमिली का असली वारिस था, जबकि मैं एक मिस्ट्रेस का बेटा। घर में सभी लोग ज़ेंग को ही भाव देते थे, उसे ही प्यार करते थे, मेरी तरफ तो कोई देखता भी नहीं था। जब ज़ेंग की माँ की मौत हुई कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया और उसे दुखी देख मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। फिर धीरे धीरे करके मैंने उसका सब कुछ उसे छीन लिया और जू फैमिली का असली वारिस बन गया। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हारी माँ की वजह से ज़ेंग की माँ की मौत हुई। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर 20 साल पहले चंग्यू की माँ की मौत किसी तेज गाड़ी की टक्कर लगने की वजह से हो गई थी। ज़ेंग अपनी माँ के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। यह एक्सीडेंट देखकर उसकी माँ जल्दी से मदद के लिए वहाँ पर दौड़कर आई, लेकिन तभी ही कार ब्लास्ट हो गई और वहीं पर ही उसकी भी मौत हो गई। अभी वो कहता है कि ज़ेंग की माँ अगर तुम्हारी माँ को बचाने नहीं चाहती तो उसकी मौत नहीं हुई होती और ज़ेंग इतना ज्यादा दुखी नहीं हुआ होता। सच्चाई जानने के बाद वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी ही उससे ज़ेंग का कॉल आता है कि मैंने अपने फादर से अपनी माँ की कंपनी को अपने नाम कर लिया है। वो इस गुड न्यूज़ को उसे सुना रहा था, मगर वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। वो उसे कहती है कि हम दोनों का ही मकसद पूरा हुआ तो हम दोनों एक दूसरे से अब से कभी भी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर उसने तो कॉल को कट कर दिया था। ज़ेंग को समझ में नहीं आता कि इसे अचानक से ही क्या हो गया। वो जल्दी से घर आता है उसे देखने के लिए, लेकिन चंग्यू दरवाज़ा बंद करके बस रोए जा रही थी कि अब मैं उसे सच्चाई कैसे बताऊं। अगर मैंने उसे सच बता दिया तो वो पक्का मुझसे नफरत करेगा। वो दरवाज़ा नहीं खुल रही थी कि वो कहता है
कि तुम अपना टाइम ले लो, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। अभी वो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था कि थोड़ी देर के बाद वो नीचे आकर उसे ये रैबिट दिखाती है एंड सारी सच्चाई बताती है। सब कुछ जानने के बाद वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और अपना काम कर रहा था कि तभी ही वहाँ पर चिन उसके मजे लेने आ जाता है। वो उसे बता रहा था कि चेंग्यू मेरे लिए कितनी ज्यादा स्पेशल है, वो हर साल मेरा जन्मदिन मेरे साथ मनाती है। चेंग्यू को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो सब उसे बता रहा था ताकि वो ज़ेंग को जेलस फील करा सके। ज़ेंग कहता है कि भले ही तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता हो मगर फिर भी वो तुम्हें नहीं पसंद करती, इस फैक्ट को कोई भी नहीं बदल सकता। चिन कहता है कि अगर चेंग्यू मुझे पसंद नहीं करती तो फिर मेरे साथ सोती क्यों है, वो पिछले 3 सालों से मेरे साथ है। कि ज़ेंग कहता है कि जो भी हो पर तुम जैसे अब्यूजर को कोई भी पसंद नहीं करेगा और ये बात भूलो मत कि तुमने जबरदस्ती उसे अपने पास रखा था। जहाँ तक उस कार एक्सीडेंट की बात है तो उसकी वजह से मैं अपने रिलेशन को नहीं खराब करूँगा। फिर वो उसे कहता है कि तुम हम दोनों के बारे में बातें करना छोड़ो, पहले उस लिन को संभालो। अगर वो चिड़िया उड़ गई तो फिर वांगचुआन ग्रुप तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। जिन तो यहाँ पर ज़ेंग के मजे लेने आया था पर उल्टा ज़ेंग ने ही उसकी बोलती बंद कर दी। चिन के छाने के बाद वहाँ पर चेंग्यू का असिस्टेंट उसे ज़बरदस्ती लेकर आया था। वो कह रहा था कि ज़ेंग ने हमारी काफ़ी मदद की है, ऊपर से वो तुम्हें पसंद भी करता है तो तुम्हें उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। चेंग्यू मना कर रही थी कि मुझे ज़ेंग से नहीं मिलना पर असिस्टेंट ज़बरदस्ती उसे ज़ेंग के सामने छोड़कर खुद वहाँ से चला जाता है। वो तो उसे बात नहीं करना चाहती थी पर ज़ेंग उसे रोकता है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। चेंग्यू उसे कहती है कि तुम क्या सुनना चाहते हो, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारा सामना कर पाऊँ क्योंकि मेरी माँ की वजह से तुम्हारी माँ की मौत हुई। फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे से ना मिले यही बेहतर रहेगा। कि वो कहता है कि उस इंसिडेंट में हम दोनों ने ही अपनी माँ को खोया था, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी, फिर तुम इतना ज़्यादा गिल्टी फील क्यों कर रही हो। अभी हमारी दोबारा मुलाकात हुई है, किस्मत भी यही चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे, इसलिए तुम ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। चेंग्यू कहती है कि मैं काफ़ी सालों से तुम्हें ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे तुम्हें थैंक यू और सॉरी दोनों कहना था पर पता नहीं था कि ये तुम हो जिससे मैं इतना प्यार कर बैठी हूँ। वो कहता है कि तुम ज्यादा पुरानी बातों को मत सोचो, जो होना था वो तो हो गया, अभी हमें प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए। दूसरी तरफ जिन के एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट में घाटा हो गया था तो मिस्टर जू उसे डांट रहे थे कि तुम काम ढंग से क्यों नहीं कर रहे। जिन सोच रहा था कि मैं तो परफेक्ट प्लानिंग से जा रहा था, फिर ये कैसे हो गया। वेल ये सब कुछ करवाने वाला ज़ेंग था, जिनको अभी फाइनेंशियली बहुत ही बड़ा झटका लगा था कि वो लिन के पास सुलह करने चला गया था। वो उसे सॉरी के तौर पर एक महंगा नेकलेस देता है एंड कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। लिन को ये नेकलेस बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। आज वो सामने से उसे डिनर के लिए पूछ रहा था कि वो कहती है कि तुम इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो साथ में खाने चले ही जाते हैं। वहीं पर ज़ेंग ने भी चेंग्यू को एक प्यारा सा नेकलेस गिफ्ट में दिया था, साथ ही साथ में एक छोटा सा रैबिट भी। चेंग्यू को उस नेकलेस से ज्यादा तो ये रैबिट पसंद आता है कि बचपन में भी तुमने बिल्कुल ऐसा ही एक रैबिट मुझे दिया था, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। आगे ये दोनों किसी रेस्टोरेंट में आए थे जहाँ पर ये दोनों पहले से ही बैठे थे। लिन इन दोनों को अपने टेबल पर बैठने के लिए इनवाइट करती है कि ज़ेंग कहता है कि मेरी छोटी भाभी ने मुझसे पूछा है तो मैं उसे मना नहीं कर सकता। लिन कहती है कि मैं तो यहाँ पर जिन के साथ डेट पर आई हूँ और तुम लोग। कि ज़ेंग कहता है कि हम भी डेट पर आए हैं। ये सुनकर जिन को काफी गुस्सा आता है। जब ज़ेंग चेंग्यू को अपने हाथों से खिला रहा था तो ये चीज देखकर तो वो पूरा छल भुन गया था। चेंग्यू कहती है कि ज़ेंग यहाँ का खाना अच्छा नहीं, चलो दूसरी जगह पर जाते हैं। कि वो कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था। जिन चेंग्यू चिल्लाते हुए उसके पीछे जाने वाला था कि लिन कहती है कि अगर तुम उसके पीछे गए तो मैं कंपनी में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। वापस अपने ऑफिस में आने के बाद वो इस कैंड्री बर्ड को देखते हुए कह रहा था कि चेंग्यू सारा सच पता लगने के बाद भी
तुमने उसके साथ रीयूनियन कर लिया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? जल्दी ही ऑक्शन आने वाला है, तो उस दिन मैं सबके सामने तुम्हें काफी ज्यादा जलील कराऊंगा। कुछ दिनों के बाद ऑक्शन का दिन आ गया था, जहां पर स्टेज पर वो अपनी स्पीच दे रही थी। ज़ेंग आज काफी बेफिक्र था, क्योंकि उसे पता था कि आज की बिडिंग तो वही जीतेगी। तभी ही एक बंदा खड़ा होकर चंग्यू के बारे में गंदे गंदे कमेंट्स पास कर रहा था, मगर वो उस पर ध्यान नहीं देती, अपना काम जारी रखती है। थोड़ी देर के बाद वो इस बिडिंग को जीत गई थी कि ये बंदा वापस से खड़ा होता है। दरअसल में इसको जिन ने भेजा था। वो कहता है कि ये चेंग्यू इस असिस्टेंट ज़ेंग के साथ अफेयर में है, इसने इसका बिस्तर गर्म किया तब जाके ये जीती है, वरना तो इसे कोई वोट नहीं देने वाला था। चेंग्यू को ये सुनकर उस पर काफी गुस्सा आता है कि ज़ेंग कहता है कि तुम हमारे रिलेशन को काफी गलत ले रहे हो। चेंग्यू मेरे पीछे नहीं पड़ी है, ये तो मैं हूँ जो कि उसे पसंद करता हूँ। ये बंदा कहता है कि लो, चेंग्यू को पसंद किया तो किसने किया? एक मामूली से असिस्टेंट ने, जिसकी कंपनी में कोई औकात नहीं होती। ये सुनकर ज़ेंग अनाउंस करता है कि उसकी फ्रेंड की जो कंपनी है बानियन ग्रुप, उसका असली हेड वो है। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं। वो आंखों ही आंखों में चेंग्यू से माफी मांगता है कि मैंने तुमसे ये बात छुपाई कि मैं बानियन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। जहाँ तक इस बंदे की बात थी, तो ये सच जानने के बाद इसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। जिन इस न्यूज़ को लाइव देख रहा था और उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये ज़ेंग एकदम से कंपनी का मालिक कैसे बन गया। लेन कहती है कि जिन, मुझे तो तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। तुमने चेंग्यू को अपने कंट्रोल में रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसे मारा पीटा घर में बंद रखा, पर देखो ना, तुम्हारा भाई तो तुम्हारी कैंट्री को लेकर उड़ गया कि वो कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। अभी ये लोग हरासी जीतने के बाद सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ पर चेंग्यू थोड़ी परेशान थी। ये देखकर शवशू उसे कहती है कि मेरे भाई ने तुम्हें सच इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सच जानने के बाद तुम उसके पास से मदद नहीं मांगोगी। तभी ही उसे ज़ेंग का कॉल आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जब वो वहाँ जाती कि उसने सॉरी बोलने के लिए ये सारा इंतजाम किया था। वो कहती है कि प्रेसिडेंट ज़ेंग, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं? ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो कि आपने मुझसे छुपाई है। वो कहता है कि बानियन ग्रुप का प्रेसिडेंट होने के अलावा मैं दूसरे छोटे छोटे और भी बिजनेस चलाता हूँ। शंघाई में मेरे 2 बड़े बड़े विला है और 4 बैंक अकाउंट है जिसमें काफ़ी मोटी मोटी रकम है। वो कहती है कि क्या तुम मेरे सामने शो ऑफ कर रहे हो? कि वो कहता है कि सच बताओ तो मुझे तुम्हारे सामने इस तरह से फ्लेक्स मारने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो सचमुच में काफ़ी टैलेंटेड और अमीर है। फिर हमें यहाँ पर इनका एक किसिंग सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में वो चेंग्यू को काफ़ी प्यार से देख रहा था कि तभी ही उसे किसी का मैसेज आता है। चेंग्यू जब उठती है कि वो वहाँ पर नहीं था, ये देखकर वो बाहर आती है कि ये किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। चेंग्यू के पूछने पर वो बताता है कि अब से होंगे ग्रुप को चाइना की सबसे बड़ी कंपनी सपोर्ट करेगी, फिर देखना जिन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो सचमुच में काफी अमेजिंग है। अगली सुबह ज़ेंग चेंग्यू को उसके घर छोड़ने गया था, जहाँ पर ज़ेंग का तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो चेंग्यू को छोड़कर जाए। पर वो कहती है कि प्रेसिडेंट ज़ेंग, आज मुझे बहुत ही ज्यादा काम है और आपको भी होगा, इसलिए आप यहाँ से जाइए। जब वो अपने घर में आती है कि दरवाजा खुला था क्योंकि वहाँ पर जिन आया था। वो उसे देखकर जल्दी से बाथ टब में उसे धक्का मारता है। वो कहता है कि लगता है कि तुम मेरे भाई के साथ काफी मजे करके आई हो, तुम अब गंदी हो गई हो, तो मुझे तुम्हें साफ करने दो। फिर वो कहता है कि तुम ये बात कभी भूलना मत, अगर तुम मर भी गई फिर भी तुम मेरी कैनरी ही रहोगी। वो कहती है कि जिन, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुम मुझे छोड़ो। पर वो उसे जबरदस्ती किस कर रहा था कि वहाँ ज़ेंग आकर उसे दूर धक्का मारता है। वो कहता है कि चेंग्यू के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो बेहोश हो गई थी कि वो उसे उसके रूम में लेकर जाता है। वो अपनी नींद में भी रो रही थी कि वो माफ़ी मांगता है कि मुझे आने में देर हो गई, मैं वादा करता हूँ कि मेरे रहते हुए आगे से तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा। आगे मिस्टर सू ने जिन की मेंटल हालत देखकर फैसला कर लिया था
कि वो उसे कंपनी से निकाल देंगे और सारी जायदाद यानी कि जू फैमिली का वारिस अब से वो ज़ेंग को बना देंगे। अभी मिस्टर जू ज़ेंग से कह रहे थे कि जिन ने लिन से सगाई तोड़ दी, कंपनी में भी वो ढंग से काम नहीं कर रहा, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं उसे निकाल दूं। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें किसी और को अपनी कंपनी क्यों दूं? अब से तुम वांगचुआन ग्रुप के हेड हो। वो कुछ बोल नहीं रहा था कि मिस्टर जू कहते हैं कि जू फैमिली का वारिस बनना अपने आप में ही एक गुड लक है। तुम इसके बारे में सोचना और ठीक से सोचने के बाद ही मुझे जवाब देना। जब वो घर वापस आता है कि वहाँ पर उसका फ्रेंड आया था, वो बता रहा था कि 3 साल पहले जिन की ही वजह से चेंग्यू के फादर की मौत हुई। जिन ने पहले उसके फादर को झूठे केसों में फंसाया, जिस वजह से होंग्यू ग्रुप बंद होने की कगार पर आ गया था। अपनी कंपनी को घाटे में जाता देखकर चेंग्यू के फादर ने खुदकुशी कर ली। उसके मरने के बाद चेंग्यू, जो कि इस बात से अनजान थी, वो मदद मांगने जिन के पास गई, मगर उसके बाद उस बेचारी के साथ काफी गलत हो गया। उस जिन ने उसे अपना पालतू बना दिया। वो जब बात करने के बाद वहाँ से जा रहा था कि ज़ेंग देखता है कि चेंग्यू ने उन लोगों की सारी बातें सुन ली है। अभी उसे काफी रोना आ रहा था कि कोई किसी के साथ इतना ज्यादा बुरा कैसे कर सकता है। आखिर में मैं किस दलदल में आकर फंस गई हूँ। आगे वो इसके बारे में जिनसे बात करने गई थी, जहाँ पर वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा इम्पल्सिव हो गया था, पर ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती है कि क्या कहा? प्यार? कोड़े मारना, बाथटब में गिराना, किसी को रूम में बंद करना, तुम क्या इसे प्यार कहते हो? पिछले 3 सालों से मैंने तुम्हारी सारी हरकतों को झेला क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुमने मेरी कंपनी को बचाया, पर ऐसा नहीं था। तुम्हारी वजह से मेरे फादर की मौत हुई, इस बात का तुम्हें गिल्ट था, इसलिए तुमने मुझे अपने पास रखा क्योंकि तुम उस गिल्ट को कम करना चाहते थे। वो घुटनों के बल आकर उसे माफी मांगता है कि ज़ेंग जिस तरह से तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें ट्रीट करता है, मैं भी तुम्हें उसी तरह से प्यार करूंगा, प्लीज तुम मेरे पास वापस आ जाओ। वो कहती है कि ज़ेंग मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, मुझे समझता है, मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी मेरे साथ नहीं करता। वो तुम्हारी तरह नहीं जो हमेशा ही मुझे मारता पीटता रहता हो। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मैं सचमुच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम प्लीज उस ज़ेंग के पास मत जाओ। कि वो कहती है कि जिन, अब से हम एक दूसरे के दुश्मन है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे ज़ेंग ने अपने फादर के उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। मिस्टर जू कॉन्फ्रेंस मीटिंग में कह रहे थे कि अब से जू फैमिली का वारिस ज़ेंग है, अब से वही वांगचुआन ग्रुप को संभालेगा और मैंने लिन से उसकी सगाई भी तय कर दी है। चेंग्यू भी वहाँ पर आई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इसने मुझे धोखा दे दिया। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद वो उसे समझाने उसके पीछे गया था कि मैं वांगचुआन ग्रुप में इसीलिए गया हूँ ताकि मैं होंगे ग्रुप और मेरी माँ की कंपनी को स्टेबल कर सकूं। वो कहती है कि अगर ऐसा था तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझसे बात छुपाई। ऊपर से लिन के साथ तो तुम शादी करने वाले हो, तुमने जू फैमिली में जाने का फैसला कर ही लिया, तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ज़ेंग से कुछ बात करना चाहता था, मगर वो बिना कुछ सुने ही चली जाती है। आगे वो अपने फ्रेंड के पास आया था, जहाँ पर वो उसे कह रहा था कि वो वांगचुआन ग्रुप में इसीलिए गया क्योंकि उसे मिस्टर जू का पर्दाफाश करना था। वहीं पर जिन ने वांगचुआन ग्रुप में जितने भी छोटे मोटे घोटाले चल रहे थे, मीडिया में उन सभी को एक्सपोज कर दिया था कि मिस्टर जू से मारते हैं कि तुम कंपनी में ढंग से काम तो नहीं कर रहे थे, पर कंपनी में जो कचरा फैला था तुमने उसको सभी को दिखा दिया। मैं तुम्हें जू फैमिली से निकालता हूँ, अब से तुम मेरे बेटे नहीं रहे। जिनको उसकी बातें सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ पर वो तो बस इतना चाहता था कि चेंग्यू उसके पास आ जाए। वहीं पर ये दोनों अभी भी रिलेशन में थे। जब चेंग्यू को पता लगा कि 3 साल पहले जिन ने उसके फादर को मार दिया, तब ज़ेंग ने उसे कहा था कि मैं वांगचुआन ग्रुप में जाकर इसके बारे में पता लगाऊंगा और मिस्टर जू का पर्दाफाश करूंगा। अभी इन दोनों का रोमांस चल ही रहा था कि वहाँ पर शाओशू और असिस्टेंट आ जाते हैं, जिसको देखकर वो सोफे के पीछे छुप गया था। वो कहता है कि ज़ेंग तुम्हारी मदद करने का नाटक करता रहा,
तुम्हारा यूज़ किया एंड जब फादर ने जायदाद ऑफर की तो वो उसके पास चला गया और अब तो वो अपनी फादर की पसंद की लड़की से शादी भी कर रहा है। उस जैसा लड़का तुम डिजर्व नहीं करती। उसके छोड़े जाने के बाद मैंने देखा कि तुम किस तरह से ऑफिस में दुखी बैठी रहती हो, पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे लिए उससे ज्यादा हैंडसम और अमीर लड़का ढूंढ निकालेंगे। शाओशू उसे ढेर सारे लड़कों की फोटोज दिखा रही थी कि वो सामने आ जाता है। शाओशू कहती है कि भाई कब से छुपकर आप हमारी बातें सुन रहे थे। असिस्टेंट कहता है कि क्या तुम दोनों अभी भी साथ हो, कि लिन कहती है कि हाँ, ये सारी तो हमारी मिली भगत थी। वो बताता है कि वो वांगचुआन ग्रुप में किस मकसद से गया है, कि असिस्टेंट कहता है कि आइडिया वैसे बुरा नहीं है। जैंग कहता है कि मेरे फादर मिस्टर जू ने मेरी माँ पर चीट किया था, उसके मरने के बाद उन्होंने मेरी माँ की कंपनी भी हथिया ली थी। उसने ऐसा मेरी माँ के साथ ही नहीं काफी औरतों के साथ किया। उस जैसा आदमी सजा पाने के लायक है। लिन काम के बहाने से मिस्टर जू से मिलने आई थी कि उसे पता लगता है कि ये बंदा तो अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए दूसरों का खून भी करता है। अब लिन बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो जैंग के पास आकर अपनी सगाई तोड़ देती है कि मुझे तुम लोगों के झमेले में नहीं पड़ना। आज मैंने देख लिया कि मिस्टर जू किस तरह का बंदा है, एक नंबर का ठरकी और कातिल। अगर मैं तुम लोगों के साथ रही तो मेरा लिन ग्रुप भी किसी मुसीबत में पड़ जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो वहीं पर जिन अब पूरा पागल हो गया था कि चेंग्यू तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगा। आगे उसने चेंग्यू को किडनैप कर लिया था और बीच रास्ते में उसे दुल्हन के कपड़े पहनाकर बिठा दिया था। वो कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। जब वो मना करती है कि वो कहता है कि तुम मेरी कैनरी बर्ड हो, अगर मैं अपनी कैनरी के पंख काट दूं तो उसे मेरा सहारा लेना ही होगा। वो अपनी कार लिए उसकी तरफ आ ही रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, कि तभी ही सामने से दूसरी गाड़ी आती है जो कि जैंग की थी। वो कहता है कि चेंग्यू तुम ठीक हो ना, कि जिन कहता है कि उसे हाथ मत लगाओ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। कि ये सुनकर जैंग उसे बहुत ही ज्यादा मारता है। चेंग्यू कहती है कि जिन तुमने ये कहा था कि तुम्हें अपने फादर बिल्कुल पसंद नहीं, मगर तुम बिल्कुल अपने फादर जैसे हो। अभी वो बिल्कुल साइकोपैथ जैसी हरकतें कर रहा था कि वहाँ पर पुलिस के सायरन की आवाज आती है और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर कहानी हमें 1 महीने के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर न्यूज़ में बताया जा रहा था कि मिस्टर जू ने वांगचुआन ग्रुप में रहकर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स में घोटाले और काफ़ी सारे मर्डर्स किए। जहाँ तक उसके बेटे जिन की बात है तो उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं। उसने किसी को अब्यूज़ किया और उस जुर्म में उसे अरेस्ट कर लिया गया था। कोर्ट जल्दी ही इन दोनों को उनके गुनाहों की सजा देगी। अभी ये सभी लोग न्यूज़ को सुन रहे थे कि असिस्टेंट कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि लिन सबूत ढूंढने में हमारी मदद करेगी, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। चेंग्यू अपना बिजनेस अलग अलग कंट्रीज में इस्टेब्लिश करने की बात कर रही थी कि जैंग का फ्रेंड कहता है कि सरा देखो तो इसे बस काम की पड़ी है, मेरे फ्रेंड की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता। आगे चेंग्यू सिंगापुर 1 साल के लिए जाने वाली थी क्योंकि उसे वहाँ पर अपनी कंपनी की ब्रांच खोलनी थी। आगे जाने से पहले वो उसके लिए खाना बनाता है कि वो कहती है कि तुम सिर्फ पैसे कमाने के काम में अच्छे नहीं हो, बल्कि घर के काम में भी काफी अच्छे हो। वो तो उससे इम्प्रेस हो गई थी कि वो उसे गिफ्ट में उसका फेवरेट पर्स और कार देता है। कि वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे यही वाला बैग चाहिए था। वो कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो फिर मुझे पता नहीं होगा तो किसे पता होगा। आगे वो उस नई कार को लेकर ड्राइव पर गई थी। वो कहती है कि मेरी ड्राइविंग स्किल इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं। कि तभी ही वो उसे शादी करने के लिए पूछता है कि वो मान जाती है। फिर हमें इनकी शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन दोनों को ही अपनी पास्ट की ब्यूटीफुल मेमोरीज याद आ रही थी। चेंग्यू जैसे ही बुके को फेंकती कि वो असिस्टेंट पकड़ लेता है और सीधा शाओशू को प्रपोज करता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, जिसको देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कब हो गया। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।